Welcome to PYQ decoding series Systems of Government. Modern democracies में there are mainly two systems of government, parliamentary and presidential. यूपीएससी ने parliamentary form of government पे 3 बार क्वेश्चन पूछा है, 3 different questions, 3 different angles, but the same concept. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे ही क्यों पूछा है? क्योंकि हमारे इंडिया का जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और एज ए फ्यूचर ब्यूरोक्रेट इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलोड इन अवर कंट्री उसके फंडामेंटल्स पता होना चाहिए. अब 2017 मेन एडवांटेजेस ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल अंडरलाइन द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. मीन्स अगर आपको पता है कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड वेस्टमिंस्टर तीनों एक ही चीज है, तो दीज टू क्वेश्चंस वर वेरी सिमिलर, ठीक है, एंड द सेम ईयर. अब इन क्वेश्चंस को एक बार वन बाय वन देखने से पहले पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं. इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में फ्यूजन ऑफ पावर्स है, प्रेसिडेंशियल में सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. यहाँ फ्यूजन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, मींस लेजिस्लेचर है या फिर जो आपकी इलेक्टेड एमपीज कहते हैं या फिर कहेंगे कि इलेक्टेड एमएलएज, उन्हीं में से आपका एग्जीक्यूटिव या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आता है. और पीएम इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये एक तरह से आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गई. पीएम यहाँ पे हेड ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट यहाँ पे हेड ऑफ गवर्नमेंट है, और प्रेसिडेंट इज नॉट मेंबर ऑफ कांग्रेस. कांग्रेस मतलब वहां की पार्लियामेंट. एक तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम में देयर इज ए नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट, और वो कौन है? प्रेसिडेंट. बट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द स्टेट भी होते हैं. अब जब ये एक बार हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सिस्टम की, तो हम एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे कि इंडिया में क्या है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से ही ड्राइव होता है. गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. और अगर गवर्नमेंट पार्लियामेंट में अपना ट्रस्ट लूज कर देती है या फिर लेजिस्लेचर लूजेस कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, देन गवर्नमेंट फॉल्स. अब ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इज रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट. तो इन तीनों सेंटेंसेस से हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग निकलती है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अकाउंटेबिलिटी पे हाई फोकस है. मींस गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. गवर्नमेंट कैन बी रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट अगर गवर्नमेंट ने अपने एक्शंस को जस्टिफाई नहीं किया या फिर गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं है फॉर देयर एक्शंस, तो इट कैन बी रिमूव्ड. यहाँ पे स्टेबिलिटी पे लो फोकस है. मींस स्टेबिलिटी का मतलब है कि एक जो गवर्नमेंट का टर्म है वो फिक्स रहेगा, ऐसा नहीं है. क्योंकि हमें अभी 2014 ऑनवर्ड्स जब एनडीए गवर्नमेंट चल रही है तो हमें चीजें लग रही हैं कि स्टेबल है, बट जब 90s के एरा की हम बात करें तो उस टाइम बहुत ज्यादा कोलिशन एरा था एक तरह से, बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी थी गवर्नमेंट में. कैसे? फॉर एग्जांपल अगर 96 से 8 की बात करें तो 2 साल में 3 पीएम फेसेस थे, 3 पीएम्स थे, लाइक अटल बिहारी वाजपेयी जी, देवगौड़ा जी एंड गुजराल जी. तो ये बात ध्यान रखना है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी पे फोकस है. गवर्नमेंट अगर पार्लियामेंट में अपना ट्रस्ट लूज कर देती है तो गवर्नमेंट फॉल हो जाएगी, बट स्टेबिलिटी पे लेस फोकस है. प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अगेन नॉट रिमूवेबल इजीली. अगर फिक्स टर्म लाइक यूएसए की बात करें तो 4 साल के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है. इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द लेजिस्लेचर और कांग्रेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट. तो की प्रिंसिपल क्या हो गया वहां पे? स्टेबिलिटी का, और लो फोकस ऑन अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब एक चीज और देखना, हमारे जो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 35 क्लॉज 3 वो क्या बोलता है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. ऐसे ही स्टेट्स में स्टेट मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द असेंबली. तो ये आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए, और जनरली इसके बारे में तो सबको पता रहता है, लेकिन स्टेट लेवल पे भी तो हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही फॉलो करते हैं, तो स्टेट लेवल पे ये वाला आर्टिकल नहीं पता होता. एक जो मैजिक नंबर है तो उसका आप यूज कर सकते हो. मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स में जो भी हमारा यूनियन लेवल पे जो आर्टिकल होता है उसमें आप 89 प्लस करेंगे तो जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो एक तरह से आपका स्टेट लेवल पे अप्लाई होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 75 आर्टिकल है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आर्टिकल 164 एट द स्टेट लेवल. यू कैन ट्राई इट. मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सही रहेगा. फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर. यू कैन यूज दिस to remember corresponding articles at union and state level. अब देखो मैकेनिज्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के मैकेनिज्म क्या क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट में. लाइक क्वेश्चन आवर्स है. एवरी डे गवर्नमेंट हैव टू प्रूव इटसेल्फ इन द पार्लियामेंट. फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन है, जैसे अभी हमने 1996 से 1998 की बात करी. एंड डिस्कशंस एंड डिबेट्स है. ओके, जो हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने एक तरह से स्टेबिलिटी उन्होंने नोटिस किया कि स्टेबिलिटी विदाउट अकाउंटेबिलिटी उसमें डिक्टेटरशिप का पोटेंशियल है. तो इसीलिए दे वेंट फॉर अकाउंटेबिलिटी विद सम इंस्टेबिलिटी. उन्होंने कहा कि भाई चलो गवर्नमेंट में कुछ इंस्टेबिलिटी रहेगी, जैसे कोalition गवर्नमेंट है, फॉल हो गई या फिर इलेक्शंस हो रहे हैं, वो देखा जाएगा, बट अकाउंटेबिलिटी पे भी ज्यादा फोकस रहेगा. ऐसा नहीं है कि हमने एक बार गवर्नमेंट को इलेक्ट कर दिया तो 5 साल तक हमारे पास कोई टूल नहीं है कि अगर गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है नहीं कर रही है तो
उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए या उसको रिमूव करने के लिए। तो अगेन इंडिया में क्या फोकस है? फोकस इज ऑन अकाउंटेबिलिटी ओवर स्टेबिलिटी। ये कंसेप्ट अगर आपको पता है, अकाउंटेबिलिटी ओवर स्टेबिलिटी, तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से रिलेटेड ये तीनों क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हो। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं वन बाय वन। द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली। अभी हमने देखा कि जो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव सेपरेट होते हैं, वो किस चीज का एक फीचर है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म का, ठीक है। इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट। अगेन ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का तो फीचर है नहीं, क्योंकि फिक्स टर्म प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है, तो वहां पे ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है कि कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी एंड एफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो कोलिशन भी होता है, तो अगेन गवर्नमेंट फॉल होती है, तो कंटिन्यूटी का तो चांसेस बहुत कम रहता है, स्टेबिलिटी पे लेस फोकस है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है जो अभी हमने देखी कि एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ये करेक्ट है, बट लास्ट ऑप्शन भी पढ़ेंगे। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट इलेक्शंस। अगेन ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट में जहाँ पे इलेक्टेड हेड एक तरह से फिक्स टर्म के लिए इलेक्ट हो गया, वहां अप्लाई होता है, नॉट फॉर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहले तो ये दिमाग में सेट कर लेना है क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब इसको हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही कहते हैं। अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट हुज रिस्पांसिबिलिटीज आर कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू कैरी आउट द सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल। मतलब एक कैसी स्टेटमेंट है, कोई प्रिंसिपल्स की बात नहीं हो रही ना यहाँ पे। तो प्रिंसिपल क्या होता है? एक तरह से फंडामेंटल कोर कॉन्सेप्ट। और ये जो लैंग्वेज है ये तो मतलब लेवल लैंग्वेज है ना कि भाई मिनिमाइज द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं होता है इन कैबिनेट फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होल्ड की जा सकती है बिकॉज देयर इज ए डेफिनेट ग्रुप टू होल्ड अकाउंटेबल। सो ये ऑप्शन गलत है। ए मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग अप द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट हुज रिस्पांसिबिलिटीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। देखने में इस स्टेटमेंट हमें ठीक लग सकती है कि भाई कैबिनेट इज ए कॉम्पैक्ट बॉडी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो लार्ज बॉडी होता है। फॉर एग्जाम्पल ये सीओ है आपका, उसी में से एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को कैबिनेट बोला जाता है जो बेसिकली मेन जो पोर्टफोलियोज हैं उनको हैंडल करते हैं। तो देखने में लग रहा होगा कि मैकेनिज्म ऑफ स्पीडिंग अप द, लेकिन अगेन ये हम कह सकते हैं कि एक बेनिफिट हो सकता है कैबिनेट फॉर्म गवर्नमेंट का, लेकिन प्रिंसिपल नहीं है। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि बेनिफिट वर्सेस प्रिंसिपल ये दोनों चीजें अलग हैं। ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। द मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल। यहाँ पे भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। अभी हम आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में बात करके आए हैं कि हाँ सीओएम विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ठीक लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन में पढ़ते हैं, डिवाइस फॉर स्ट्रेंथनिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट हुज होल्ड ओवर द पीपल इज अ स्टेट ऑफ डिक्लाइन। अगेन ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट से ही थोड़ी सी मिलती जुलती सी है कि भाई जो हमारा पीएम है उसको पावरफुल बनाना, ऐसा स्टेटमेंट का मतलब है। लेकिन कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ये मतलब नहीं है। यहाँ पे जो पीएम है या फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है उसकी पावर्स को एक तरह से कह सकते हैं कि डाइल्यूट करना है थोड़ा सा, क्योंकि जब कैबिनेट के पावर है, कहने का मतलब है कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो डिसाइड करेंगे, ना कि सिंगल इंडिविजुअल पीएम विल डिसाइड। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जो आर्टिकल 352 है नेशनल इमरजेंसी वाला आइडिया, तो पहले क्या होता है जब इंदिरा गांधी जी के टाइम में जब इमरजेंसी लगी थी तो उस कंडीशन में एक तरह से पीएम ने इंडिविजुअल लेवल पे ही डिसीजन ले लिया था। तो उसी के बाद जो कैबिनेट है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला वाया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और आर्टिकल 352 में कैबिनेट को ऐड किया गया कि जो भी इमरजेंसी से रिलेटेड डिसीजन होगा वो कैबिनेट का डिसीजन होगा एक तरह से। उससे पहले जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कैबिनेट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे मेंशन नहीं की गई थी ये टर्म। बाय कन्वेंशन फॉलोड फ्रॉम द यूके हम कैबिनेट का आइडिया फॉलो कर रहे थे, बट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया। यू कैन रीड मोर अबाउट इट। अब यहाँ से क्या है, बाकी 3 स्टेटमेंट रॉन्ग है तो आंसर विल बी सी। क्यों? क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दिख गया। ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। हमने इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात की, हमने देखा कि जरूरी तो नहीं है ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ही गवर्नमेंट में रहती हैं। कभी कभी कोलिशन होता है, लेकिन कोलिशन में भी सारी पार्टीज रिप्रेजेंट नहीं करती हैं गवर्नमेंट में। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। यही हमने अभी पढ़ा था, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को और कैन बी रिमूव्ड बाय इट। Seems correct, बट अभी बाकी 2 स्टेटमेंट्स भी पढ़नी है। गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड बी रिमूव्ड बाय द। ये एक तरह से देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं ना, तो वहां पे स्टेटमेंट ठीक हो सकती है कि वहां पे कहें कि भाई जो लोगों के पास रिकॉल का ऑप्शन होता है कि दे कैन रिमूव द हेड। बट पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मतलब एक तरह से हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट को एंड हेड ऑफ द स्टेट को।
तो ये ऑप्शन हो जाएगा। गवर्नमेंट इज चोजन द पार्लियामेंट कैन नॉट बी रिमूव्ड बिफोर कंप्लीशन ऑफ ए फिक्स टर्म। अगेन ये तो वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम वाली सी बात हो गई कि प्रेसिडेंट फिक्स टर्म के लिए इलेक्ट हो गया और उसको जल्दी से रिमूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे पास हुआ तो गवर्नमेंट कैन फॉल। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर विल बी बी। सो अगेन व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑलवेज कीप इन माइंड 3 keywords: collective responsibility, all ministers swim or sing together, Article 75(3). इंडिया में मोर फोकस ऑन अकाउंटेबिलिटी ओवर द स्टेबिलिटी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के आइडिया पे 2 क्वेश्चंस हैं 2017 में, एंड दोनों क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से सोल्व हो सकते थे। पहला क्वेश्चन कहता है डेमोक्रेसी इज सुपीरियर वर्चू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी। डेमोक्रेसी की खास बात क्या है ये पूछ रहा है एक तरह से। बेसिकली एक सिस्टम है ऑटोक्रेसी, एक सिस्टम है डेमोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या बोलती है कि रूल बाय वन, मतलब ये अज्यूम किया जाता है कि लोगों को कुछ पता नहीं है और हमें एक स्ट्रॉन्ग लीडर की नीड है जो बताएगा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है, ये ऑटोक्रेसी का आइडिया है। फॉर एग्जांपल जैसे हिटलर, वो ऑटोक्रेट था, और ओवर द टाइम ऑटोक्रेसी आपके लिए डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो सकती है। वाइल डेमोक्रेसी क्या है? डेमो वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पीपल। डेमोक्रेसी कहती है कि लोग कैपेबल हैं और अगर हम उनको राइट टू वोट और राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस वगैरह दें तो वी आर फोर्सिंग देम टू थिंक, टू लर्न अबाउट देयर कंट्री एंड ग्रो इन कैरेक्टर। तो ओवरऑल एंटायर प्रीमाइस क्या है डेमोक्रेसी का कि हमें कोई सुपीरियर इंडिविजुअल्स नहीं चाहिए, हम ऑर्डिनरी आम आदमी में ट्रस्ट करते हैं, आम आदमी की इंटेलिजेंस में ट्रस्ट करते हैं, विजडम में ट्रस्ट करते हैं। ये एक तरह से डेमोक्रेसी बात करती है हर एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए। लीडर्स, ऑब्वियसली डेमोक्रेसी में भी लीडर्स होते हैं, हम इंडिया में बात करें तो वी हैव इलेक्टेड लीडर्स कैन कम एंड गो बट सिटीजन्स एंगेजमेंट कंटिन्यूज बाय रेगुलर इलेक्शंस एटसेट्रा। तो जो फाइनल फोकस हुआ वो क्या हुआ कि कलेक्टिव विजडम पे फोकस है, ना कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे फोकस है। तो अगेन जैसे वन लाइन में अगर हम बात करें कि डेमोक्रेसी का वर्च्यू क्या हुआ, डेमोक्रेसी की खास बात क्या हुई? ट्रस्टिंग ऑर्डिनरी पीपल टू चूज वाइजली, मींस शोइंग फेथ इन द पीपल। इतना पता हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ऑप्शंस क्या है? द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। हमने यही बात करी कि आम आदमी की इंटेलिजेंस को एक तरह से एक्टिविटी में लाया जाता है। ठीक है, फिर भी बाकी ऑप्शंस पढ़ेंगे। द मेथड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। अगर मान लो हम एक की पर्टिकुलर लीडरशिप को स्ट्रेंथन करने की बात करें तो ऐसा तो ऑटोक्रेसी में होता है ना। ऑप्शन ए सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनामिज्म एंड डिवीजन। अगेन एक सिंगल इंडिविजुअल की सुपीरियरिटी के बारे में बात की गई है, सेम अबाउट ऑटोक्रेसी। देन डी ए बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स। बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स हैं वो अगेन क्या है, आपको इलेक्शंस विन करने में हेल्प कर सकते हैं, बट डेमोक्रेसी का कोई उससे डायरेक्ट वर्च्यू फॉर्म में रिलेशनशिप नहीं है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ये एक तरह से बेसिक और फिलोसॉफिकल टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमारे फिलोसोफर्स हैं लाइक जीएस मिल वगैरह, उन्होंने भी क्या किया था, जीएस मिल ने भी आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को डिफेंड किया था यही कह के कि जो इंडिविजुअल्स का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है ये एक तरह से फॉर्म ऑफ सिटीजन ट्रेनिंग है और ये ह्यूमन माइंड को इम्प्रूव करता है। तो अगर ये स्टेटमेंट डायरेक्ट भी आ जाए तो यू शुड नो दैट हु सेड इट, जेएस मिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एंड एक्सरसाइज इन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जब भी बात आती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। और अगेन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब यही है, सिंपल कि पीपल हैविंग पावर और पावर विद पीपल। अब हम ऑप्शंस को देखेंगे, यहाँ पे भी कीवर्ड क्या है? बेस्ट एक्सप्लेन्ड है। मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकते हैं लेकिन बेस्ट एक्सप्लेनेशन पे हमें टिक करना है। फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म इज आइडिया ऑफ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। मेजरली ये 2 लेवल डिवीजन की बात होती है यहाँ पे। ठीक है, ये ऑप्शन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेटिक मतलब अगेन रिलेटेड टू पीपल, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल्स। तो इसमें फिर ओवरऑल जो हम दोनों कीवर्ड्स का फाइनल मीनिंग निकालें तो क्या होगा मीनिंग? पावर विद पीपल टू मेक डिसीजंस। एक तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मेन आइडिया यही है ना कि भाई जो लोवेस्ट लेवल पे या फिर ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं वो डिसाइड कर पाए कि उनके लिए क्या सही है क्या नहीं है। मतलब बिकॉज आइडिया इज रूटेड इन कि जो ग्रास रूट लेवल है उनको अपने इश्यूज और प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा आइडिया होता है, उनको अपने रिसोर्सेज के बारे में ज्यादा आइडिया होता है। तो अगर डिसीजन मेकिंग पावर उन्हीं को दी जाए, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज को, तो दैट दे कैन मेक बेटर डिसीजंस व्हाट टू डू विद द पर्टिकुलर रिसोर्सेज एंड व्हाट टू क्रिएट फ्रॉम दोस रिसोर्सेज। ठीक है, ओके, तो ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। बट फिर भी हम बाकी ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन बेसिकली यही है कि आपने कुछ टास्क असाइन कर दिए
एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड जो टास्क हैं आपने असाइन कर दिए अपने सबॉर्डिनेट को, जैसे ये बॉस सबॉर्डिनेट का रिलेशन है तो अल्टीमेट पावर लेकिन फिर भी बॉस के पास ही रहेगी। लेकिन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में क्या किया, हमने पावर्स लोकल बॉडीज को असाइन कर दिए हैं, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, जहाँ पे पीपल वोट ऑन बिल्स एटसेट्रा। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो हम इंडिया में क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। दो ग्रास रूट लेवल पे लाइक ग्राम सभा की अगर हम बात करें तो ग्राम सभा में एक कुछ एक्सटेंट तक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में सिर्फ पंचायत से इन्वॉल्व नहीं है ना, वहाँ पे तो आपकी म्युनिसिपैलिटीज वगैरह भी आती हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिर्फ ग्राम सभा लेवल पे ही हमें थोड़ा सा आइडिया दिखने को मिलता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, ओवरऑल तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही हमारे इंडिया में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी बी। अब ये दो क्वेश्चन थे, इनके बेस पे हम 2026 के लिए या फिर नेक्स्ट ईयर्स के लिए क्या प्रेडिक्शन हो सकते हैं, मतलब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। एक तो हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट वर्सेज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी अगेन पीपल एक्सरसाइज सुप्रीम पावर डायरेक्टली। जब हम स्विट्जरलैंड का एग्जांपल लें तो वहां पे रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट ये वाले टूल्स यूज किए जाते हैं बाय द पीपल टू एक्चुअली वोट ऑन द बिल्स, रिकॉल द बिल्स एटसेट्रा। तो ये टूल्स आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी की ये टूल्स हैं। इंडिया में क्या होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लॉ बनाते हैं लोगों के बिहाफ में। लेकिन यहाँ पे अभी मैंने बताया ग्राम सभा एक एक्सेप्शन है, जहाँ पे क्या होता है हम थोड़ा सा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का इन एक्शन देखते हैं, क्योंकि ग्राम सभा लेवल पे जो पीपल है दे सिट टुगेदर एंड टेक डिसीजंस। बट ओवरऑल इंडिया फॉलोज द पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसीजरल वर्सेस सब्सटेंटिव। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी एक तरह से सिर्फ प्रोसेस के बारे में बात करती है कि जैसे मान लो किसी एक पर्टिकुलर डेमोक्रेसी में हो सकता है इलेक्शंस हो रहे हो राइट टाइम पे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हो रही हो, मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज भी हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि वो कंट्री एक्चुअल में डेमोक्रेटिक कंट्री हो। जैसे हम अगर प्रेजेंट डे नॉर्थ कोरिया के एग्जांपल लें तो इलेक्शंस वहां पे भी होते हैं, बट नॉट अ ट्रू डेमोक्रेसी। वहां पे सिर्फ एक स्केलेटन है डेमोक्रेसी का। एक्चुअल डेमोक्रेसी होती है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, मतलब जहाँ पे वर्ड पे फोकस होता है, मतलब आउटकम पे फोकस होता है। आउटकम डेमोक्रेसी की ये होना चाहिए कि जहाँ पे माइनॉरिटी की राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम हो, फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर किया जाए बाय वेरियस टूल्स लाइक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ एटसेट्रा। जैसे गांधी जी ने भी इस सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी पे बहुत ज्यादा फोकस किया था, उनके अकॉर्डिंग कि डेमोक्रेसी एक तरह से आपका मोरल आइडिया है, नॉट जस्ट अ लीगल आइडिया। नेक्स्ट अंबेडकर जी के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने एक आइडिया दिया ट्रिनिटी, मींस उनके हिसाब से 3 टाइप की डेमोक्रेसीज पे फोकस होना चाहिए कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की हर एक आदमी को राइट टू वोट है, बट अकॉर्डिंग टू अंबेडकर जी कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती जब तक इसका बेस सोशल डेमोक्रेसी ना हो। और सोशल डेमोक्रेसी का क्या आइडिया है कि एक ऐसा वे ऑफ लाइफ जो राइट टू लाइफ, लिबर्टी और इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इन सब ऑर्गेनाइज करता है। मतलब सोसाइटी में कास्ट, जेंडर इन सब के बेस्ड पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, कोई हायरार्कीज नहीं होनी चाहिए। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का यही आइडिया है कि जो रिच एंड पुअर के बीच का गैप है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो सोसाइटी में इनइक्वालिटीज हैं वो मिनिमम होनी चाहिए। इन तीनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट जब लोकल बॉडीज की बात होती है तो आपको 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट का आइडिया होना चाहिए कि यहीं से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था लोकल बॉडीज को। ओवरऑल डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बोलता है कि पावर ट्रांसफर टू इलेक्टेड लोकल बॉडीज। अब इसी से रिलेटेड एक टर्म है प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन आ चुका है तो हायर चांसेस हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वट एवर कैन बी डन एट लोअर लेवल मस्ट बी डन एट दैट लेवल, और जो हायर लेवल्स हैं लाइक स्टेट एंड यूनियन उनको तभी स्टेप इन करना चाहिए जब लगे कि लोकल लेवल पे चीजें हैंडल नहीं हो रही हैं। मींस हायर लेवल्स शुड एक्ट एज सब्सिडी और बैकअप और सपोर्ट to the local bodies. These matters should be handled by the smallest or least centralized competent authority. For example, अगर प्राइमरी एजुकेशन की हम बात करें तो प्राइमरी एजुकेशन आपका लोकल लेवल पे हैंडल हो सकता है। सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो उसके लिए स्टेट लेवल पे प्रोविजंस हैं। एजुकेशन वाले मैटर में यूनियन का इंटरफेरेंस बहुत कम होना चाहिए। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो यूनियन को हैंडल करना चाहिए। तो यही आइडिया है कि जो चीजें लोअर लेवल पे हो सकती हैं उनको हायर लेवल पे करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें तो आप से इंडिविजुअल आज कौन से कलर की ड्रेस पहनने वाला है उसका डिसीजन तो आप खुद ले सकते हैं ना, उसमें आपकी फैमिली का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। और सेकंड ARC ने इसको रिकमेंड किया था फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ लोकल बॉडीज बाय डिवोल्यूशन ऑफ 3 Fs, फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज। ठीक है, तो मेंस आंसर राइटिंग में भी आप इसको यूज कर सकते हैं कि सेकंड ARC प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द लोकल बॉडीज। होप यू गॉट इट।